वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो वंश कवर कर रहे थे, एक गुलाम वंश और दूसरा खिलजी वंश। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो था वो 1320 से 1314 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। जब खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की अमीर खुसरो द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद कौन सा वंश आता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो संस्थापक रहता है वो कौन रहता है, वो रहता है गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक 5 वर्ष का क्या करता है, दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। अब गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या था देखते हैं। तो जब मंगोलों का आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी के वक्त समय में, तो गयासुद्दीन तुगलक उस समय सीमा रक्षक होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब मंगोल का आक्रमण होता है तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, अपनी वीरता का परिचय देता है और मंगोलों को क्या करता है, खदेड़ देता है। और इससे प्रसन्न होता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और उसे वो क्या पद दे देता है, उसे वो एक पद दे देता है, कौन सा, सीमा रक्षक का। दूसरा, जब वो शासन करता है, जब वो दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, तो उस समय उसका जो पद होता है वो क्या होता है, राज्यपाल होता है, और वो उस समय दिलायपुर का राज्यपाल होता है। अब होता क्या है, ये इसकी जो माता होती है वो एक हिंदू जाट महिला होती है, और जो इसके पिता होते हैं वो एक तुर्क होते हैं, जो किसके गुलाम होते हैं, बलबन के गुलाम होते हैं। अब जब ये गद्दी पर बैठता है तो उस समय क्या होता है, एक जनता में एक भय बनाया था। क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो मुबारक शाह खिलजी आया, तो उस समय हुआ क्या, उस समय जो साम्राज्य थे, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए साम्राज्य थे, छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, वो क्या हुए, वो स्वतंत्र होने लग गए। वो क्या होने लग गए, आज़ाद होने लग गए, स्वतंत्र होने लग गए। तो इससे क्या था, इससे मंत्रिमंडल में और जनता में क्या था, एक विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, एक भय बन रहा था। और उसी भय को दूर करने के लिए इसने, जब ये सिंहासन पर बैठा, तो इसने एक कथन कहा, और वो कथन क्या था, अलाउद्दीन की कृपा के कारण मैंने ये पद पाया है जहां तुम मुझे देख रहे हो। मतलब ये बताता है कि जो अलाउद्दीन था वो भी मेरे पक्ष में था कि मैं जो है वो मुबारक शाह खिलजी के बाद क्या करूं, शासन करूं। इसके काल में जब ये शासन कर रहा होता है दिल्ली सल्तनत पर, तो मंगोल से इसका 29 बार सामना होता है। कितनी बार सामना होता है, 29 बार सामना होता है। तो 29 बार सामना होने पर ये क्या होता है, मंगोलों को खदेड़ देता है, और इसको एक उपाधि दी जाती है। उसके बाद क्या दी जाती है, मलिक उल गाजी या गाजी मलिक की। अब मलिक उल गाजी या गाजी मलिक होता क्या है, तो मलिक उल गाजी या फिर गाजी मलिक जो होता है वो होता है काफिरों का वध करने वाला। क्या होता है, काफिरों का वध करने वाला। तो 29 बार जब ये मंगोलों का सामना करता है, तो इसको जो पद दी जाता है वो क्या दिया जाता है, मलिक उल गाजी या गाजी मलिक, जिसको क्या कहा, काफिरों का वध करने वाला। इसको एक और उपाधि से सम्मानित किया था, वो उपाधि कौन सी थी, गाजी बेग तुगलक। कौन सी, गाजी बेग तुगलक। अब इसके जो है महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपने नाम पर एक तुगलकाबाद शहर का स्थापना करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, तुगलकाबाद क्या शहर का निर्माण करता है। दूसरी बात ये क्या करता है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, जब अलाउद्दीन खिलजी के काल में 3 विद्रोह हुए थे, तो उन 3 विद्रोह का उसने कारण का पता लगाया था, जिसमें एक कारण क्या था कि जनता के पास क्या था, धन इकट्ठा हो गया था, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उस धन को जनता से क्या करता है, छीन लेता है और अपने पास रख लेता है। जब ये गयासुद्दीन तुगलक शासन करता है, तो ये क्या करता है, अलाउद्दीन द्वारा छीनी गई जो जागीरें होती हैं, जो भूमि ली थी उसने, जो पुरस्कार लिए थे, जो पेंशन थी, वो सब क्या कर देता है, वो उन्हें जनता को वापस कर देता है। इसके बाद किसानों के हित के कार्य देखते हैं। इसने क्या करा, अपने अधिकारियों को, जो इसके अधिकारी थे, उनको एक आदेश दिया, और वो आदेश क्या था, वो आदेश था कि जो कर की बढ़ोतरी है वो 1/10 या फिर 1/11 हो, उससे अधिक कर की बढ़ोतरी नहीं की जा सके। क्या है कि 1/10 कर हो
या 1/11 कर हो, मतलब जितनी तुम फसल उगा रहे हो उसका कितना कर हो, कर कितना हो, 1/10 हो या फिर 1/11 हो। ये फसल में नहीं, ये क्या था, एक तरह से वेतन में जितना वो कमा रहे होते हैं उसमें एक कर लगता था। और जो लगान था, यहाँ पर लगान जो है वो फसल से रिलेटेड है। लगान जो था इसने कितना कर दिया था, 1/5 से 1/3 कर दिया था। 1/5 से 1/3 क्या कर दिया था, लगान कर दिया था। अब सिंचाई प्रणाली की बात करते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये प्रथम शासक था जिसने क्या करा, सिंचाई प्रणाली अपनाई। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने क्या करी, सिंचाई प्रणाली अपनाई। सिंचाई प्रणाली में ये क्या करता है, नहरों का निर्माण कराता है, कुओं का निर्माण कराता है, नहरों और कुओं का निर्माण कराता है। और ये प्रथम शासक होता है जिसने नहर का निर्माण कराया और कुओं का निर्माण कराया। इसके बाद राजस्व सुधार की बात करते हैं। इसने राजस्व सुधार के लिए क्या करा, दो विभाग की स्थापना करी। कौन कौन सा, एक रस्म ए मियान और दूसरा तारीख ए एतदाल। ठीक है, रस्म ए मियान और तारीख ए एतदाल। सबसे पहले तारीख ए एतदाल को देखते हैं। तो तारीख ए एतदाल क्या था, ये क्या था, इसने अपने तरीके को, सुल्तान के तरीके को, मतलब अपने तरीकों को या सुल्तान के तरीकों को क्या कहा, तारीख ए एतदाल नाम दिया। दूसरा जो रस्म ए मियान था वो क्या था, एक बीच का रास्ता था। किसके और किसके बीच, जनता और सुल्तान के बीच एक बीच का रास्ता को इसने क्या कहा, रस्म ए मियान नाम दिया। इसने क्या करा, यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। दूसरा डाक प्रणाली पर ध्यान दिया, डाक प्रणाली लागू करी और डाक प्रणाली लागू करने वाला ये पहला शासक था। और हर एक 3/4 मील पर इसने क्या करा, डाक कर्मचारी की नियुक्ति करी, मतलब रोजगार भी दिया। ठीक है, डाक कर्मचारी की नियुक्ति कर रहा है तो रोजगार भी दे रहा है। 3/4 मील पर क्या कर रहा है, डाक कर्मचारी की नियुक्ति कर रहा है। अब इसके काल में क्या थे, एक सूफी संत थे। कौन थे, सूफी संत थे। वो कौन थे, वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। कौन थे, निज़ामुद्दीन औलिया। होता क्या है, ये एक कथन होता है, एक कथन है इनका। क्या कथन है, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। अब इसके पीछे क्या बात है ये जानते हैं। तो 1325 ईस्वी में क्या होता है, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय कर रहा होता है, तो बंगाल विजय जब कर रहा होता है, तो जब बंगाल विजय में होता है, बंगाल जीतने को, अपने साम्राज्य को इकट्ठा कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, इसको अपने जो सैनिक होते हैं उनसे क्या मिलता है, एक खबर मिलती है। ठीक है, एक न्यूज़ मिलती है। क्या न्यूज़ होती है सुनते हैं। तो वो न्यूज़ होती है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया है, जो सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया है, वो क्या कर रहा है, वो एक षड्यंत्र रच रहा है। किसके खिलाफ, गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ। अब वो षड्यंत्र क्या होता है, वो क्या करता है, निज़ामुद्दीन औलिया क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है कि गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली सल्तनत से हटाने के लिए। ऐसी इसको खबर मिलती है, ऐसी इसको न्यूज़ मिलती है अपने गुप्तचर के थ्रू। तो ये क्या करता है, एक लेटर भेजता है, एक क्या भेजता है, पत्र भेजता है। किसे, गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक भेजता है किसको, निज़ामुद्दीन औलिया को। और वो पत्र में क्या लिखा होता है, वो पत्र में लिखा होता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले जो निज़ामुद्दीन औलिया है वो क्या हो, दिल्ली सल्तनत से बाहर चले जाओ। ठीक है, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निज़ामुद्दीन औलिया बाहर चले जाओ दिल्ली से। अब जब निज़ामुद्दीन औलिया के पास ये पत्र पहुंचता है तो निज़ामुद्दीन औलिया क्या करते हैं, वो एक रिप्लाई भेजते हैं किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। और वो रिप्लाई क्या होता है, वो रिप्लाई होता है कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। क्या होता है, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, मतलब कि अभी आप दिल्ली से बहुत दूर हैं। ठीक है, हो सकता है ये असल में षड्यंत्र ऐसा होता है, लेकिन बाद में देखते हैं इसको। अब डाक प्रथा ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो डाक प्रथा, हुलिया प्रथा चलाई थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया था, हुलिया प्रथा नाम दिया था। अब ये क्या नाम दे देता है, उसे डाक प्रथा दे देता है और चेहरा प्रथा देता है। डाक प्रथा या फिर चेहरा प्रथा। ठीक है, वही जो स्केच बनवाता है, आंखें कैसी है सैनिकों की या नाक कैसा है, तो वही क्या थी, हुलिया प्रथा थी। और ये क्या करता है, उस हुलिया प्रथा को अपने शासनकाल में और टाइट कर देता है और तख्ती से क्या करता है, उसका पालन करवाता है। अब तेलंगाना, ये क्या करता है, तेलंगाना का नाम बदलकर क्या कर देता है, सुल्तानपुर कर देता है।
ठीक है। तेलंगाना कहाँ का क्षेत्र था उस समय? आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र का नाम क्या कर दिया इसने? सुल्तानपुर कर दिया, ठीक है। अब जब ये 1325 ईस्वी में बंगाल विजय गया होता है, अब बंगाल विजय क्यों गया होता है? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, उत्तर दक्षिण भारत के सारे साम्राज्य जीत लिए थे और धीरे धीरे वो क्या थे, एक छोटे साम्राज्य थे। अब छोटे साम्राज्य थे तो जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और मुबारक शाह जो था वो गद्दी पर बैठा, तो मुबारक शाह के काल में क्या हुआ, ये छोटे छोटे राज्य क्या हुए, ये छोटे छोटे राज्य जो थे वो स्वतंत्र होने लग गए, ठीक है। स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र होने लग गए। इसी के लिए क्या करता है, बंगाल विजय करता है। और बंगाल विजय जब करके वापस आता है, बंगाल विजय करके जब वापस आता है तो जो जूना खां होता है, इसका भाई जो जूना खां होता है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है वो जूना खां होता है, एक इसका नाम होता है जूना खां। तो ये क्या करता है, इसकी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाता है, एक लकड़ी का महल बनवाता है। कहाँ? तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पहले क्या बनवाता है, लकड़ी का महल बनवाता है। होता क्या है, जब ये लकड़ी के महल में आता है और वहाँ जो भी कार्यक्रम होता है वो चल रहा होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, लकड़ी गिर जाती है, ठीक है। लकड़ी गिर जाती है, लकड़ी का महल टूट जाता है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ है, तुगलकाबाद में स्थित है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है, या आप इसको षड्यंत्र कहो या फिर क्या कहो, एक होनी कहो, ठीक है। होता क्या है, गयासुद्दीन तुगलक मर गया होता है। अब एक नया शासक आता है। कौन शासक आता है? वो होता है कौन, वही जूना खां। किसका भाई? गयासुद्दीन तुगलक का भाई। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं। तो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में जो दूसरा शासक दिल्ली सल्तनत पर बैठता है वो होता है कौन? कुतुबुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठता है और वो 1325 से 1351 तक क्या करता है, शासन करता है। हमने पढ़ा था कि इसका मूल नाम जो होता है वो क्या होता है, जूना खां होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बचपन का नाम होता है, क्या होता है, जूना खां। अब जब ये शासन करता है तो ये क्या करता है, 28 प्रांतों को क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। क्या करता है, 28 प्रांतों को अपने क्या कर लेता है, अधीन कर लेता है। और ये साम्राज्य विस्तार होता है इसका, और इतना बड़ा विस्तार, सर्वाधिक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। 28 प्रांत। दूसरा, इसको एक संज्ञा दी जाती है, इसको क्या कहा जाता है, बुद्धिमानी और मूर्ख शासक। बुद्धिमानी भी कहा जाता है और मूर्ख शासक भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसकी बुद्धिमानी को देखते हैं, ठीक है। क्यों इसे बुद्धिमानी व्यक्ति कहा जाता है, बुद्धिमानी शासक कहा जाता है? तो ये क्या होता है ना, एक दूरदर्शक होता है। दूरदर्शक मतलब कि जो आधुनिक समय में योजनाएं चल रही होती हैं, जो आधुनिक समय में योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं ये कब लागू करता है, 1325 ईस्वी में लागू करता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी चीज, ये क्या होता है, एक खगोल शास्त्री होता है और गणितज्ञ होता है और आयुर्विज्ञान का ज्ञाता होता है, इसलिए इसको क्या संज्ञा दी जाती है, बुद्धिमानी की संज्ञा दी जाती है। दूसरी चीज, मूर्खता की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो सर्वप्रथम जो इसका मूर्खता भरा कार्य होता है वो क्या होता है, कर की वृद्धि होता है, ठीक है। क्या होता है, कर की वृद्धि होता है। हमने देखा था कि जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या करता है, 1/5 से कर को कितना कर देता है, 1/3 कर देता है। और बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक आता है तो ये क्या कर देता है, कर को आधा कर देता है, 1/2 कर देता है। अब होता क्या है, 1325 में जब ये कर को आधा कर देता है तो उस समय क्या पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। इसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है कि उस समय क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। और किसानों में क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। जब किसानों में विद्रोह होता है तो विद्रोह को रोकने के लिए क्या करता है, कम दाम पर ऋण देता है, किसको, किसानों को। और उस ऋण को क्या नाम दिया जाता है, उस ऋण को नाम दिया जाता है सोंधर। सोंधर क्या थी, एक कम दाम पर ऋण देने की क्या थी, प्रक्रिया थी। दूसरा, इसकी मूर्खता भरा कार्य होता है राजधानी में परिवर्तन, ठीक है। राजधानी में परिवर्तन, ये क्या करता है, दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करता है, देवगिरी के दौलताबाद में। दौलताबाद मतलब महाराष्ट्र में, ठीक है। अब महाराष्ट्र में जब ये राजधानी को परिवर्तन करता है तो बर्नी के अनुसार इसके राजधानी परिवर्तन का जो कारण था वो ये था, सबसे पहला कारण था
कि दौलताबाद जो था ना उस समय क्या था, मध्य भारत का एक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, दौलताबाद जो महाराष्ट्र था वो क्या था, मध्य भारत का एक केंद्र हुआ करता था। और वहाँ से इसने जब अपनी राजधानी को परिवर्तन करा दौलताबाद में दिल्ली से, तो ये क्या कहता था, उत्तर और दक्षिण पे जो उत्तर और दक्षिण के राज्य थे, जो धीरे धीरे जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या थे, स्वतंत्र हो गए थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करता है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन करता है। दूसरा कारण, अब मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए क्या करता है, वहाँ दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित कर देता है। और जब ये स्थापित करता है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद, तो एक अधिसूचना जारी करता है। और वो अधिसूचना क्या होती है कि दिल्ली के सभी व्यक्तियों को, ठीक है, दिल्ली के सभी व्यक्तियों को दौलताबाद स्थानांतरित होना है। अब जब दिल्ली के सभी व्यक्तियों को दौलताबाद स्थानांतरित करना होगा तो कुछ ना कुछ धन खर्च होगा, और जब धन खर्च होता है तो वहाँ जाकर जब ये दौलताबाद जाता है तो ये वहाँ बस नहीं पाते हैं। ठीक है, इसकी जो शासन होता है वो क्या होता है, जो प्रजा होती है वो क्या करती है, वो वहाँ बस नहीं पाती, और इसमें भी क्या हो जाता है, ये विफल हो जाता है। ये भी क्या होता है, इसके मूर्खता भरा एक कारण रहता है। इसके कारण में 2 अभियान भी होते हैं, ठीक है, जो इसकी मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं। पहला अभियान होता है खुरासान का अभियान। कौन सा अभियान, खुरासान का अभियान। खुरासान जो होता है वो मध्य एशिया का क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, मध्य एशिया का क्षेत्र होता है। अब ये खुरासान अभियान करता क्यों है, मध्य एशिया में क्या होता है ना, मंगोल जो होते हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। जब मंगोल आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं तो ये कहता है कि हर बार मंगोल हम पे आक्रमण करते हैं, तो क्यों ना इस बार हम मंगोल पर आक्रमण करें। इसके लिए क्या करता है, 3,70,000 की बड़ी सेना तैयार करता है। क्या करता है, 3,70,000 की बड़ी सेना तैयार करता है। उनको क्या करता है, प्रशिक्षण देता है कि हमें मंगोल पर आक्रमण करना है और विजय हासिल करनी है, क्योंकि मंगोल क्या है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब होता क्या है, उस समय इसकी किस्मत यहाँ भी खराब हो जाती है। ये क्या करता है, मध्य एशिया में उस समय क्या होता है, मध्य एशिया जो क्षेत्र होता है जहाँ मंगोल आपस में लड़ रहे होते हैं, वहाँ उस समय सब कुछ सही हो जाता है और इसका यह आक्रमण भी विफल हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा अभियान होता है वो अभियान होता है इसका कराचिल का अभियान। कराचिल जो था, कराचिल जो क्षेत्र कहा जाता था वो कहा जाता था कुमाऊं के क्षेत्र को, जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कराचिल। अब पहाड़ी क्षेत्र में क्या थे उस समय, उत्तरांचल हो गया, उत्तराखंड जिस समय उत्तराखंड हो गया, और यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये सब क्या थे उस समय, कराचिल क्षेत्र थे, कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र थे। अब सर्वाधिक ये क्या करता है उस समय, कराचिल का जो अभियान करता है वो क्यों करता है जानते हैं, तो कराचिल का अभियान ये इसलिए करता है क्योंकि उस समय चीनियों की क्या होता है, जो चीनियों होते हैं, चीनियों की क्या हो जाती थी, बढ़त हो रही थी, और उसी बढ़त को कम करने के लिए क्या करता है, कराचिल का अभियान करता है। अब जब ये इस अभियान को करता है तो उस समय सर्वप्रथम तो इसको जीत हासिल होती है, पर जब चीनी जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से इन पर आक्रमण करते हैं तो उस समय क्या होता है, इनको हार का सामना भी करना पड़ता है, और ये भी क्या होता है, इसकी मूर्खता का एक कारण रहता है। कौन सा, कराचिल का अभियान। इसी कारण इसे क्या कहा जाता था, रक्त पिशाच या पागल शासक कहा जाता था। और बर्नी ने इसे क्या कहा, छिछोरा कहा, माली और छिछोरा कहा। तीसरा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने इसे क्या उपाधि दी, गयासुद्दीन ने इसे क्या कहा, उलुग खां की उपाधि दी। किसने दी उलुग खां की उपाधि, गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी उपाधि दी, उलुग खां की उपाधि दी। अब ये क्या करता है, कृषि, इसके कार्य की बात करूँ तो ये कृषि विभाग की भी स्थापना करता है, एक कृषि विभाग की स्थापना करता है। और वो कौन सी कृषि विभाग का होता है, वो होता है दीवान-ए-कोही, जो क्या होता है, एक कृषि विभाग होता है। अब दीवान-ए-कोही था क्या, इसको समझते हैं। तो दीवान-ए-कोही में क्या था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो क्या करता है, एक भूमि देता है, किसको, किसानों को भूमि देता है, बैल देता है, और अन्य जो सामग्री होती है, जो कृषि से रिलेटेड जो भी सामग्री की कमी थी वो क्या करता है, किसानों को देता है। पर होता क्या है, ये भी फेल हो जाती है। अब इसके फेल होने के जो कारण होते हैं, वो क्या होता है, किसानों को उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। ठीक है, तब दीवान-ए-कोही की स्थापना कर रहा है, कृषि विभाग की स्थापना कर रहा है, तो अधिकारी भी होंगे, और अधिकारी जो कृषि लेंगे वो किससे खरीदेंगे,
अमीरों से खरीदेंगे, ठीक है। अमीरों से जब वो कृषि भूमि खरीदेंगे तो कृषि भूमि जब वो खरीदते हैं ना, वो उपजाऊ भूमि नहीं खरीदते हैं, वो बंजर भूमि को खरीदते हैं, ठीक है। बंजर भूमि को जब वो खरीदते हैं तो बंजर भूमि जब किसानों को मिलती है तो वो भी कृषि विभाग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब इसके पीछे कारण ये था कि अधिकारियों में क्या थी, भ्रष्टाचार की भावना थी, ठीक है। क्या था, भ्रष्टाचार की भावना थी, इसलिए क्या हो जाता है, कृषि विभाग भी इसका फेल हो जाता है। अब देखते हैं इसके अन्य जो कार्य हैं वो देखते हैं। तो इसका जो एक और कार्य होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। क्या चलाता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है कि जिस मटेरियल का आप, ठीक है, जिस मटेरियल का आप करेंसी बनाने में यूज़ कर रहे हो उसका क्या हो, मूल्य कम हो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं 100 रुपये का नोट लेके मार्केट में जाऊं तो 100 रुपये के नोट की उस समय कीमत क्या है, 100 रुपये है। बट अगर उसी नोट जो करेंसी वो बनी है, जिस कागज़ से वो बनी है, अगर उस कागज़ को लेके जाऊं तो वो उसका मूल्य क्या होगा, कुछ मूल्य नहीं होगा। तो वही चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है सांकेतिक मुद्रा, कि जिस मटेरियल से आप करेंसी बना रहे हो उसका मूल्य क्या हो, कम हो। किससे, करेंसी के मूल्य से। होता क्या है, सोने और चांदी का क्या होता है, कीमत जो होता है बढ़ जाती है तो मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, तांबे, कांसे और पीतल की मुद्रा तैयार करता है। किसकी मुद्रा तैयार करता है, तांबे, कांसे और पीतल की। अब तांबे, कांसे, पीतल का मूल्य क्या होता है, कम होता है, इसलिए हर घर में क्या होता है, उसका निर्माण होने लग जाता है। किसका, सिक्कों का निर्माण होने लग जाता है। हर घर क्या होता है, टकसाल बन जाता है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है, जब नकली सिक्के चल जाते हैं तो इससे क्या होता है, नकली सिक्के चल जाते हैं। नकली सिक्के चलने के कारण इसकी ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रक्रिया होती है वो भी क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। अब इसी के काल में जो इब्न बतूता होता है, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री होता है, वो क्या होता है, इसी के काल में कहाँ भारत आया होता है। कब, 1333 ईस्वी में। जब ये भारत आता है तो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है इससे क्या होता है, प्रभावित हो जाता है और इसे 8 वर्ष के लिए क्या करता है, दिल्ली में काजी बना देता है। क्या करता है, 8 वर्ष के लिए दिल्ली में काजी का पद दे देता है। और इसके पश्चात 1342 ईस्वी में क्या करता है, इसे सुल्तान का राजदूत बनाकर कहाँ भेज देता है, चीन भेज देता है। क्या करता है, सुल्तान का राजदूत बनाकर 1342 में कहाँ भेज देता है, चीन भेज देता है। अब इन सब बातों का जो जिक्र मिलता है वो इब्न बतूता की लिखी हुई किताब है, किताब उल रहेला। कौन सी किताब है, किताब उल रहेला से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि किताब उल रहेला किसके द्वारा लिखी गई है, तो किस यात्री द्वारा लिखी गई है, तो इब्न बतूता द्वारा क्या लिखी गई है, किताब उल रहेला लिखी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, होली, दशहरा और जो अन्य हिंदू त्यौहार होते हैं उसमें भी भाग लेता है। ये क्या करता है, होली, दशहरा जो हिंदू त्यौहार होते हैं उनमें क्या करता है, भाग लेता है। अब इसी के काल में जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, इसी के काल में क्या होता है, दो साम्राज्य की दो राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। कौन कौन से राज्य होते हैं, पहला होता है विजयनगर राज्य और दूसरा होता है कौन सा राज्य, बहमनी राज्य, ठीक है। विजयनगर की जो स्थापना होती है, जो विजयनगर की स्थापना करी होती है वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई ने 1336 ईस्वी में करी होती है। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई होते हैं हिंदू, उनने क्या करी थी, 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। अब ये जो राज्य होता है वो दक्षिण भारत का हिंदू राज्य होता है। क्या होता है, दक्षिण भारत का हिंदू राज्य। इसी से प्रभावित होकर बहमन शाह, या जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, तो बहमन शाह क्या करता है, एक बहमनी राज्य की स्थापना करता है 1347 में। कब करता है, 1347 में बहमनी राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। और ये जो राज्य होता है वो कौन सा राज्य होता है, ये मुस्लिम राज्य होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो विजयनगर और बहमनी जो राज्य था उसकी स्थापना जो हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। दूसरा, इसके जो शासनकाल में जो विद्वान रहे थे वो 2 विद्वान रहे थे। कौन कौन, राजशेखर और जिनप्रभा सूरी। कौन कौन, राजशेखर और जिनप्रभा सूरी। राजशेखर की एक पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा, ठीक है। इनकी जो लिखी गई पुस्तक है वो है काव्य मीमांसा।
ये भी आप पूछा जाता है कि काव्य मीमांसा किस विद्वान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो जो काव्य मीमांसा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। दूसरे जो विद्वान होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं जिनप्रभा सूरि। अब ये दोनों विद्वान क्या करते हैं उस समय? ये दोनों विद्वान क्या करते हैं? सती प्रथा को रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि रोक तो नहीं पाते हैं, लेकिन सती प्रथा को रोकने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इसके काल में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके काल में क्या थे? सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। ठीक है, सर्वाधिक क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। हमने देखा था कि इसके कार्य तो सारे अच्छे रहते हैं, कार्य ये अच्छे के लिए करता है, पर होता क्या है, इसकी किस्मत खराब रहती है और सारे कार्य क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। हमने यहाँ देखा सांकेतिक मुद्रा चलाई, उससे भी क्या हुआ? नकली सिक्के चलने लग गए। ठीक है, नकली सिक्के चलने लग गए तो वो भी बंद करना पड़ा। तो 34 विद्रोह इसके साम्राज्य के टाइम पे, शासन के टाइम पे क्या होते हैं? 34 विद्रोह होते हैं, जो सबसे ज़्यादा विद्रोह थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा विद्रोह जो हुए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हुए थे। दूसरा, जब ये दौलताबाद में होता है, जब ये दौलताबाद महाराष्ट्र में शासन कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है? गुजरात में विद्रोह हो जाता है। और वो जो विद्रोह होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? वो होता है तागी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होता है? तागी के नेतृत्व में। ये क्या करता है? दौलताबाद से कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। क्या करने? तागी को हराने। और तागी से क्या करता है? युद्ध करता है, तागी को हरा देता है। ठीक है, अब 20 मार्च 1351 को क्या होती है? थट्टा के पास, थट्टा क्या है? सिंध और पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, थट्टा क्या है? सिंध और पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बदायूनी, जो इसके शासनकाल में एक और विद्वान रहता है बदायूनी, उसने क्या लिखा है इसके बारे में? जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। क्या हुआ है? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। इसकी मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट जो आता है शासक करता है वो कौन होता है? वो होता है फिरोज शाह तुगलक। कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक, जो क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक के भाई, छोटा भाई होता है गयासुद्दीन तुगलक का, रज्जब, उसका क्या होता है? पुत्र होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के नोट्स, PDF नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू। जुड़ जाओ।